भारत की सरहदों पर घुसपैठ का मुद्दा एक बार फिर से सियासत के केंद्र में है और आज इस बार मामला सिर्फ अवैध बांग्लादेशियों तक सीमित नहीं है, बल्कि बंगाल की राजनीति से निकलकर अब अंतर्राष्ट्रीय बयानबाजी तक पहुंच चुका है। क्यों? दरअसल पश्चिम बंगाल में चुनावी हार के बाद सियासी माहौल गरमाया हुआ है और इस बीच बांग्लादेश की कट्टरपंथी जमाते इस्लामी के नेता नुरुल हुदा का एक बयान आग में घी डालने का काम कर रहा है। नुरुल हुदा ने ममता बनर्जी से कहा है कि वो इस्तीफा ना दे, बल्कि दिल्ली के खिलाफ जंग का ऐलान करे। इतना ही नहीं, उसने पश्चिम बंगाल को भारत से अलग करने जैसी भड़काऊ बातें भी कही है। दावा किया है कि बांग्लादेश के 17 करोड़ मुसलमान उनके साथ खड़े होंगे। लेकिन अब सवाल ये कि आखिर बंगाल की राजनीति में बांग्लादेशी कट्टरपंथी की दिलचस्पी क्यों बढ़ रही है? क्या अवैध घुसपैठ सिर्फ वोट बैंक तक सीमित थी या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है? और इससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या बंगाल की बदलती राजनीति उन ताकतों की बेचैनी बढ़ा दी है जो अब तक खुली सरहदों पर राजनीतिक संरक्षण का फायदा उठाते रहे हैं? बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि बंगाल में अवैध घुसपैठियों को संरक्षण मिला है और अब जब सत्ता बदलने की चर्चा तेज हुई है तो कट्टरपंथी संगठनों की तरफ से भी खुलेआम बयान आने लगे और इसको लेकर के तस्वीर जो रखी जा रही है, बड़ी जानकारी इस बीच सामने आ रही है, वो भी आपको बता दें। बांग्लादेश से बंगाल पर विवादित बयान दरअसल सामने आया और ये विवादित बयान जमात नेता नुरुल हुदा का, जिसमें ममता अभी इस्तीफा मत दीजिए, इस तरीके की बात कही गई है। दिल्ली पर युद्ध की घोषणा कीजिए, पश्चिम बंगाल की स्वतंत्रता की घोषणा कीजिए, बांग्लादेश के 17 करोड़ मुसलमान आपके साथ हैं। तो ये जो एक तरह से विवादित बयान है, जिसके बाद सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल की राजनीति और केवल पश्चिम बंगाल ही क्यों, पूरे देश भर की राजनीति में बड़ी हलचल सामने आ रही है। बांग्लादेश के 17 करोड़ मुसलमान आपके साथ है। बांग्लादेश से बंगाल पर इस विवादित टिप्पणी का, इस विवादित बयान का, इस जहरीले शब्द बाण का आखिर मतलब क्या है? क्या ये पूरी तरीके से सरहद पर चल रही राजनीतिक संरक्षण को लेकर के तस्वीर दिखाता है? सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहा गया। বিজাতীয় দিল্লির শাসনকে প্রত্যাখ্যান করুন এবং পশ্চিম বাংলাকে স্বাধীন রাষ্ট্র ঘোষণা দিন। আমরা 17 কোটি মানুষ আপনাদের সহযোগিতা দেব, সমর্থন দেব, সার্বিক সহযোগিতা দেব। बंगाल में हुआ तो लोकतंत्र का महापर्व है, लेकिन इस बीच जो तस्वीर सामने आ रही है बांग्लादेश से इस सियासी शब्द बाण का जो मतलब है, इसके बाद बंगाल में बवाल निश्चित रूप में है। और वो क्यों, दिखाते हैं आपको जल्दी से कुछ डिटेल्स इसी को लेकर कि आखिर बंगाल में इस बवाल की वजह है क्या। अवैध घुसपैठ पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ। लगातार अवैध घुसपैठ को लेकर के इस चुनाव में बहुत तेज प्रतिक्रिया पार वाली बहस देखने को मिली है। सीमा पार से भड़काऊ बयानबाजी अब की जा रही है, जिसमें स्पष्ट रूप में कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी इस्तीफा ना दे और इस्तीफा ना देते हुए सीधे तौर पर केंद्र की ओर आगे बढ़े, युद्ध का ऐलान करे और पश्चिम बंगाल के लिए एक अलग आवाज उठाए, दिल्ली के खिलाफ जंग छेड़े। दिल्ली के खिलाफ जंग को लेकर के तस्वीर दिखाई। इस विवादित बयानबाजी के बाद अब अटकलें बहुत ज्यादा लग रही है। बंगाल की राजनीति में क्या बड़ा उलटफेर आने वाला है, बांग्लादेश कनेक्शन इसका क्या है, अब वो भी जान लेते हैं। कट्टरपंथी का बयान जिसने तनाव और ज्यादा बढ़ा दिया है। कट्टरपंथी है नुरुल हुदा। अवैध घुसपैठ पर सियासी संग्राम और इस बीच एसआईआर के साथ साथ अवैध घुसपैठ को लेकर जो सियासी चाबुक एक तरह से बीजेपी ने चला और उसका एज एक मिलता हुआ नजर आया, जिसमें बंगाल चुनाव में बहुत बड़ी तस्वीर भी देखी गई है। अब ऑपरेशन घुसपैठ को लेकर जल्दी से तस्वीर आपको दिखाते हैं कि इस वक्त बीजेपी की बात करें, केंद्र सरकार की बात करें, वो पूरी तरीके से अग्रसर है घुसपैठ पर फुल स्टॉप लगाने के लिए। बंगाल में घुसपैठ पर बड़ा विवाद और ये विवाद वोट बैंक या सुरक्षा पर खतरे के रूप में बड़े को तस्वीर को दिखा रहा है, बड़ा प्रश्न खड़ा कर रहा है। सीमा पार से कौन माहौल को भड़का रहा है, कौन इसमें घी डाल रहा है,
ये बड़ा प्रश्न। और साथ ही साथ अवैध घुसपैठ के लिए अगर ऑपरेशन चलाया जाता है, इससे पेट में दर्द हो क्यों रहा है बांग्लादेश में बैठे कट्टरपंथियों को? बीजेपी बनाम टीएमसी में नई जंग इसको लेकर छिड़ गई है। और ये सिर्फ और सिर्फ अभी की बात नहीं है, ये चुनावी जब कैंपेन की तस्वीर सामने आ रही थी उस दौरान से ही इस बात को पुरजोर ढंग से रखा जा रहा है। बांग्लादेश से आए जो बांग्लादेशी है, चाहे रोहिंग्या है, उनको बाहर निकालने की जो तस्वीर है। बंगाल पर सीमा पार की साजिश क्या है, अब वो जरा जल्दी से आपको बताते हैं। जमात के नेता है जिनका बयान सामने आया और सियासी बवाल मच गया है बंगाल में। नेता नुरुल हुदा का ये बयान है, जमात के नेता है और इनके शब्दमान जो है एक जहर की तरह जिहादी सोच को दिखाते हैं। इस्तीफा नहीं जंग करो, ये बयान दिया गया, जिसके बाद तनाव बढ़ गया कि ममता बनर्जी इस्तीफा ना दे, सीधे केंद्र के लिए एक युद्ध ही शुरू कर दे। 17 करोड़ मुसलमान जो है बांग्लादेश के, वो साथ देंगे ममता बनर्जी का, इस तरीके के दावे किए गए। क्या बंगाल अब अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा बन चुका है? सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल की राजनीति यहाँ के नेतृत्व को और यहाँ की राजनीति को इफेक्ट नहीं करेगी कि ये पूरे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को इफेक्ट करने वाली है। अब ये तस्वीर किस तरीके की है और घुसपैठियों पर अब आर पार की जो लड़ाई है वो कैसी नजर आ रही है, वो भी आपको बताते हैं। बंगाल में अवैध घुसपैठ का मुद्दा बहुत गर्म इस वक्त बताया जा रहा है। साथ ही कट्टरपंथी संगठनों की सक्रियता, उनकी एक्टिवनेस बंगाल में बढ़ गई है, क्योंकि अब सरकार बदल रही है, पलट रही है, चेंज हो रही है। जो सालों साल से चली आ रही टीएमसी की सरकार है, उसे सत्ता से उखाड़ फेंका है बीजेपी ने। क्या राजनीति के पीछे बड़ा नेटवर्क है और क्या इसके पीछे कुछ बड़ा खेला हो रहा है? बंगाल में अवैध घुसपैठ का मुद्दा इस वक्त गर्म है, लेकिन बंगाल में बेचैनी किसको हो रही है? कौन है जो सबसे ज्यादा परेशान है? सत्ता बदली तो क्यों बयानबाजियों में तल्खियां आई हैं, क्यों बयानबाजी बढ़ गई है और इस बीच घुसपैठ पर सियासत क्यों तेज हो गई है? क्योंकि ये मुद्दा तो कोर मुद्दों में रहे हैं। अब सीमा पार से समर्थन के दावे जब सामने आते हैं तो क्या ममता बनर्जी उन्हें हाथों हाथ लेगी, या इससे पहले नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा वो समझेंगी और अपनी नैतिकता के हिसाब से इस पर कोई कॉल रखेंगी? क्या खुल रही है बड़े नेटवर्क की परत कि बांग्लादेश से कुछ ना कुछ सांठगांठ थी और वहां से जो घुसपैठ हुई है उसके पीछे भी ममता सरकार थी? सत्ता बदली तो क्यों बयानबाजी बदली? ये प्रश्न इस बीच उठते जा रहे हैं और इसका मतलब क्या है, मायने खंगालेंगे। लेकिन इस बीच जानकारियां मिल रही है घुसपैठ को लेकर, जब सियासत तेज हो गई है तो सवाल अब पूछे जा रहे हैं ममता बनर्जी से कि आखिर ये किस प्रकार की राजनीति, ये कौन सा वो पैरामीटर है जिस पर राजनीति की जा रही है, जिसमें घुसपैठ के मुद्दे को जब एड्रेस किया जा रहा था तो इसे ममता बनर्जी ने एसआईआर से जोड़कर दिखाया और दिखाया कि जानबूझकर वोट चोरी की जा रही है, जानबूझकर फर्जी वोटरों का एक आईना दिखाकर, एक तस्वीर दिखाकर लोगों को छला जा रहा है। बल्कि हकीकत कुछ और थी। परत दर परत जब ऐसे अंदर हम जा रहे हैं, चीजों को अब लेकर जब खुलासा हो रहा है तो तस्वीर बहुत क्लियर हो रही है कि यही वो नेटवर्क है जिसके लिए बौखलाई हुई, जिसके लिए बिलबिलाई हुई ममता बनर्जी थी। आप याद कीजिए वो तमाम बयान जो चुनावी कैंपेन के दौरान ममता बनर्जी ने दिए, जिसमें वोट चोरी, एसआईआर, घुसपैठ, इन तमाम मुद्दों को वो सिरे से नकार रही थी और केंद्र पर इसका आरोप मढ़ रही थी। अब ये तस्वीर किस तरीके से पेचीदा हो रही है, क्योंकि अब एंट्री बांग्लादेश की हो गई है। बंगाल में ये गेम खेल कौन रहा है, अब जरा वो जानिए। वोट बैंक या बॉर्डर पॉलिटिक्स, इसे नाम क्या दिया जाए कि ये बॉर्डर पॉलिटिक्स है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसको लेकर चर्चा हो, या ये पूरा वोट बैंक का क्रोनोलॉजी के तौर पर देखा जाए, एक वोट बैंक की राजनीति के तौर पर देखा जाए, इसे क्या नाम दिया जाए? अब साथ ही साथ इस गेम में सवाल ये भी कि इस गेम को खेलने के पीछे उन अंतर्राष्ट्रीय ताकतों का फायदा क्या है? क्या उनका भी कोई तालमेल, कोई सांठगांठ पिछली सरकार के साथ रहा है? सीमा पार से बयानबाजियां बढ़ रही हैं और इसी को लेकर अब प्रश्न उठ रहे हैं कि आखिर इतनी बौखलाहट इन कट्टरपंथियों में है क्यों? कट्टरपंथी कनेक्शन पर भी जांच हो और इसके साथ साथ बंगाल में जो इस वक्त तस्वीर बन रही है, पश्चिम बंगाल की स्थिति बदलने के लिए, घुसपैठ पर पूर्णतः अंकुश लगाने के लिए, फुल स्टॉप लगाने के लिए इस वक्त जो है ऑपरेशन का जिक्र किया गया। शुवेंदु अधिकारी ने बाकायदे कहा कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, जैसे ही हमारा मुख्यमंत्री बनेगा, अब
सबसे टॉप प्रायोरिटी पर काम घुसपैठ को लेकर होगा। देश भर में इसी पर अब नई बहस छिड़ चुकी है। करेंगे इसी पर बड़ी चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जो है वो कनेक्ट है, उनसे जानेंगे कि आखिर ये कोर मुद्दे, ये लड़ाई और ये एक तरह से पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कैसे तब्दील हो रहा है। हमारे साथ खास मेहमान कनेक्ट है, राम कुमार पाल नेता बीजेपी के, डॉक्टर राम पांडे कांग्रेस प्रवक्ता, सत्येंद्र सिंह राजनीतिक विश्लेषक, शेखर कुमार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ कनेक्ट है। सभी का स्वागत। और पहला सवाल मेरा इस वक्त, क्योंकि शेखर जी कनेक्ट है, शुरुआत उन्हीं से कर लेते हैं। शेखर जी, इस वक्त अवैध घुसपैठ पर ये जो सियासी संग्राम मचा हुआ है, दिल्ली तक जाइए, युद्ध केंद्र की ओर इसकी घोषणा करिए, आप रिजाइन मत करिए और सीधे सीधे अगर आपको समर्थन चाहिए तो बांग्लादेश के 17 करोड़ मुसलमान आपके साथ हैं। इस बयान का क्या मतलब आप समझ रहे हैं, क्या मायने आप समझ रहे हैं? क्या इससे पॉलिटिकली पूरी तरीके से एक ऐसा नैरेटिव, एक ऐसा बयान करार दिया जाना चाहिए जिससे बंगाल में बड़ा बवाल हो सकता है? ऋतु जी, आपके सवाल के 3 हिस्से हैं। सबसे पहले ममता बनर्जी के इस्तीफे पर आ जाते हैं। ममता बनर्जी का इस्तीफा न देना एक प्रतीकात्मक प्रतिरोध है। और देखिए, टेक्निकली तो वो ऐसा कुछ नहीं होगा। असेंबली डिसॉल्व हो चुकी है। असेंबली डिसॉल्व होते ही ना वो एमएलए रही है, ना वो मुख्यमंत्री रही है। एक ये फॉर्मेलिटी है। इसके बारे में संविधान कुछ नहीं कहता है कि आपको इस्तीफा देना है, नहीं देना है। असेंबली डिसॉल्व हो चुकी है, स्वतः उनका कार्यकाल खत्म हो चुका, नया मुख्यमंत्री शपथ ले लेगा। लेकिन उनका ये कहना वो सिर्फ एक ये इंगित कर रहा है कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी छल और बल से एक एक करके यहाँ सारे राज्यों पर कब्जा करती गई और उसके बाद अपने गवर्नर जनरलों के सहारे राज चलाती थी यहाँ, ऐसे ही आज भारतीय जनता पार्टी अपने छल और बल से एक एक करके राज्यों पे कब्जा कर रही है। और उनके जो गवर्नर है वो गवर्नर जनरलों से कम नहीं है। आप तमिलनाडु में देख लीजिए। दूसरी बात, अब आ जाते हैं घुसपैठ पे। घुसपैठियों का एक ऐसा मुद्दा है जो 27 लाख वोट नहीं दे पाए, क्या वो घुसपैठिए थे? अगर वो घुसपैठिए थे तो उन 27 लाख लोगों के लिए इन सरकार के पास क्या इंतजाम था? आप तो हरियाणा में घुसपैठिए ढूंढ रहे थे। आपने बिहार में कितने घुसपैठिया पकड़ लिए एसआईआर में? आपने पश्चिम बंगाल में कितने घुसपैठियों की तो आधिकारिक घोषणा हुई है? ठीक है शेखर जी, आपकी सारी बातें ये राजनीति से प्रेरित चीजें समझ आती हैं, लेकिन अगर मैं ये पूछूं आपसे कि ममता बनर्जी आकर खुले मंच पर ये कह रही है कि मैं रिजाइन नहीं करूंगी, और अभी ये बैक टू बैक ये बयान भी आ जाता है कट्टरपंथी का, नूरुल हुदा कौन लगता है ममता बनर्जी का? अगर उनका बयान ये आ रहा है तो मैं तो जोड़ कर ही देखूंगी कि दोनों एक ही भाषा बोल रहे हैं। पूरा देश जोड़ के देख रहा है कि आज एक चुनाव आयुक्त को उसके नियुक्त करने के लिए कानून तब बनाया जाता है जिस टाइम सारे एमपी सस्पेंड है विपक्ष के, और बिना चर्चा के वो कानून पास करा जाता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाकर अपनी तरफ से आप अपने मनपसंद पिट्ठू को बना देते हैं चुनाव आयुक्त। वो आज तक चुनाव में धांधलियों को लेकर जितने आरोप है, इसकी चर्चा ममता बनर्जी भी कर चुकी है। मनपसंद चीजें, मनपसंद नीतियां, अब आप कह रहे हैं चुनाव आयुक्त भी मनपसंद पिट्ठू है। चुनाव आयुक्त मनपसंद है। और आज एक बात आई है, ये जो हिंसा करवाई जा रही है, 3 लाख सीएपीएफ 3 लाख सीएपीएफ वहां थे। कल तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू था। जब शुभेंदु अधिकारी के पीए का मर्डर होता है, जब वहां टीएमसी कार्यकर्ताओं की हत्या होती है, उस टाइम ज्ञानेश कुमार वहां प्रशासनिक हेड थे। चुनाव आयोग का पूरा नियंत्रण था। क्या इन्होंने देश को जवाब दिया? वो जवाब दिया नहीं। कल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हटा लिया शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या के बाद। अरे तो गई थी ना ममता बनर्जी, दिल्ली भी गई थी। ममता बनर्जी दिल्ली गई थी ना, क्या मिला वहां पर? क्यों नहीं करवाई इस चीजों को जांच? इन चीजों को लेकर के क्यों नहीं रुक रखा? आईपैक के मामले में जब ईडी की रेड पड़ती है, वहां हरी फाइल लेकर भाग जाती हैं, वो क्यों नहीं उस समय वहां पर क्यों नहीं रही? देखिए, ममता बनर्जी इन सारी जो कारगुजारियां चल रही हैं, ये संविधान की आड़ में जो गैर संवैधानिक काम ये कर रही है भाजपा की केंद्र सरकार। आज जहां इनके 2 विधायक है, वहां ये 7 अपने राज्यसभा एमपी कर लेते हैं। जहां तमिलनाडु में 1 विधायक है, वहां गवर्नमेंट किसकी होगी ये
भाजपा का गवर्नर तय करता है। देखिए, मुझे आप भाजपा का गवर्नर कहने में कोई आपत्ति नहीं है, कोई गुरेज नहीं है। क्यों और नहीं? मुझे अब किसी गवर्नर भी आपको राजनीति से प्रेरित लग रहे हैं। गवर्नर तो है ही राजनीति से प्रेरित। हम्म। कौन कह रहा है कि गवर्नर राजनीति से प्रेरित नहीं है? एक बार राम कुमार पाल जी, हाँ, इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि चुनाव आयुक्त भी आप ही के पिट्ठू हैं। आपने पूरी तरीके से चुनाव आयोग को भी कब कर रखा है, आपने अपने हिसाब से वहां पर राज्यसभा के सांसद भी बना दिए हैं, आपने अपने हिसाब से सारी चीजें सेट कर दी हैं। जहां पर एक होता था वहां साथ साथ अब लोग आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए, विषय 27 लाख वोट का कर रहे हैं तो मिलॉर्ड ने कहा था, मिलॉर्ड ने कहा कि भाई एक बार वोट नहीं देंगे तो क्या बिगड़ जाएगा, और हर बार मिलॉर्ड के पास तो गए हैं। हाँ। तो मिलॉर्ड बीजेपी नहीं है, मिलॉर्ड जस्टिस है शेखर जी। और दूसरी बात कि जो 27 लाख वोट की आप बात भी करते हो, चलो एक बार मान भी लें तो 25 सीटों में 14 सीटें टीएमसी जीती है, 1 सीट कांग्रेस जीती है और 5 सीट बीजेपी जीती है। अगर मान भी लें कि 27 लाख वोट के आपकी बातें हैं तो सीटें तो उन्हीं के खाते में गई। ये तो मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा विपक्षियों का, कांग्रेसियों का, कि 47 मुसलमान टीएमसी ने खड़े किए और इसके अगेंस्ट 227 मुसलमान विपक्ष ने खड़े किए। उसका वोट का बंटवारा हुआ है। और ये कहते हैं एसआईआर, तो क्या एसआईआर पूरे दूसरे 5 राज्यों में नहीं हुआ है? और कोई इतना इनके जैसा कोई जितनी बार कोर्ट गए, जितनी बार इन्होंने खुद जीरा की, खुद बातें रखी। अरे स्टैनलिस भी थे, केरल के भी मुख्यमंत्री थे, अपना रिजाइन शांति से दिया ना। उन्होंने कोई एसआईआर और इसको वोट चोरी को मुद्दा नहीं बनाया। वो क्या मुख्यमंत्री नहीं है? जितना विरोध तेज प्रताप यादव और ममता ने किया उसका अंजाम इन्होंने भोगा है। और ये जो आपका आज का मुद्दा है, जो नूरुल हुड्डा, ये जमाते इस्लामी क्या है? शेखर जी तो हमारे से बहुत वरिष्ठ है, बहुत ज्ञानी है। ये जमाते इस्लामी क्या है? जैसे उत्तर प्रदेश में हलाल को बैन लगाया, उसी तरह इसे कलकत्ता में भी बैन लगाओ हलाल को। हलाल के कारण ये हो रहा है, इनके को हलाल के कारण पैसे मिल रहे हैं, धन मिल रहे हैं और उसके दुरुपयोग कर रहे हैं। और दूसरी बात कहना चाहूंगा कि ममता जी कभी भी अपना मुद्दा नहीं कही है। जय बंगाल किसका नारा था? मुजीबुर रहमान का। माँ माटी मानुस किसका नारा था? खालिदा जिया का। इश्तेहार कहाँ बनता है? बांग्लादेश में। शुरू से ये चलते आया है। ये तो जनता का आक्रोश था टीएमसी के विरोध में। वहां पे जनता को बीजेपी अच्छे से संभाल सकी, जागरूक कर चुकी। और ये तो डिससैटिस्फैक्शन है ना वहां की जनता का। वहां की आवाम बदलाव चाह रही थी, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जिसको लेकर चर्चा हो रही है। शेखर कुमार भी प्रतिक्रिया देना चाह रहे हैं। शेखर जी, इस बात पर तो आप भी राय रखेंगे ना कि अगर पूरे चुनावों के दौरान हम देखें, पिछली दफा भी, इस बार तो छोड़िए, पिछली दफा भी नंदीग्राम तो नहीं बचा पाई थी। इस बार दोनों ही जगह पर हमने तस्वीर देख ली, भवानीपुर में भी, नंदीग्राम में भी। अब कौन सा इसमें आप एक नया एक गुत्थी जोड़ना चाहते हैं जिसमें कहीं से भी थोड़ा सा भी डिफेंड हो जाए ममता बनर्जी? आप तो सीधे सीधे साख ही बच गई है आपकी, वही बहुत बड़ी बात है। अब टीएमसी ने पिछली दफा भी मुंह की खाई, अब भी खा रहे हैं और फिर भी हार पचा नहीं पा रहे। देखिए, राम कुमार पाल जी की मैं बात का जवाब देता हूं। उनका प्रश्न था जमाते इस्लामी क्या है। ये पश्चिम बंगाल वो पश्चिम बंगाल है जहां के महानायक सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आजाद हिंद फौज में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हिंदू महासभा, आरएसएस या मुस्लिम लीग का सदस्य हो, उसका प्रवेश प्रतिबंधित किया हुआ था। तो आज आप ये जमात इस्लामी की बात, क्या करें? नूरुल हुदा को आरती उतारे, नूरुल हुदा की नहीं, एक मिनट दीजिए। शेखर कुमार, आरती उतारे नूरुल हुदा की। वो जो कह रहे हैं 17 करोड़ मुसलमान ममता बनर्जी के साथ खड़े हो जाएंगे, उनकी आरती उतारे क्या? मैं आपको बता रहा हूँ, हुमायूं कबीर किसका आदमी था? हुमायूं कबीर के स्टिंग ऑपरेशन में आ गए आप हुमायूं कबीर पर। मैं नूरुल हुदा पर पूछ रही हूँ। पंडित था, देश को बांट के ये राजनीति करना चाह रहे हैं, पोलराइजेशन करके। इनके पास करने के लिए कुछ नहीं है। ये तो नाली से गैस बनवाएंगे और बादल में बता देंगे। इनको नूरुल उस्मान की बात राष्ट्र विरोध नहीं लग रही है, बीजेपी विरोध लग रही है और राष्ट्र का विरोध कर रहे हैं। बीजेपी को नूरुल उस्मान से लेना देना नहीं। और जमाते इस्लामी पे बात नहीं करेंगे। जमाते इस्लामी को हलाल के थ्रू पैसा मिलता है, 58 कंट्रियों से मिलता है, 8 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। शेखर जी को ऐसे लोग नहीं दिखते हैं जो देश के विरोध है, ये राज्य का विरोध कर रहा है दस्तूर मुराद, बीजेपी का नहीं। और दूसरी बात और कहना चाहूंगा,
चंद्रभान रथ को मारा ये गया। बांग्लादेश है आपकी वजह से। आपका विचार। बांग्लादेश क्यों बना हुआ है? बांग्लादेश किसने बनवाया? ये आपके पुरखों ने बनवाया, नहीं बनवाया? आपके पुरखों ने चंद्रभान की हत्या करने का कारण आपका था, और विदेशी बंदूक से हत्या हुई है, कोई जनरल कट्टे से नहीं हुई है। शेखर जी थोड़ा सोचिए, राष्ट्र के लिए सोचिए, राष्ट्र की बात करिए। ये राष्ट्र विरोध है। नूरुल इस्लाम का बयान राष्ट्र विरोध है। बंगाल तो ठीक है, बंगाल को आजाद घोषित कर दो, 17 करोड़ आपके साथ है। क्या है नूरुल जी, क्या है शेखर जी, आप क्या? बांग्लादेश की इकोनॉमी आज बेहतर है इंडिया से। इंडिया का पर कैपिटा इनकम 2816 यूएसडी है, उनका 2911 यूएसडी है। आपको शर्म आ रही है? यहाँ आधे से ज्यादा जनता को 5 करोड़ राशन में अब आपने रखा हुआ है, 5 किलो राशन में। शर्म आती है आपको अपमानित करने के लिए, लेकिन आप अरे राजनीति की बात आप को हजम शर्म कर रहे हो। करिए। हमारे आप आदर्श हो, देख रहा है, आपने देख ज्यादा रहा है, राजनीति और निखान लिखी है, छल बल का लेकिन समय राष्ट्र चला विरोध गया। और देश विरोध और अब पार्टी, छल बल का ये समय आपको चला समझ में गया। नहीं आता है। ये दुर्भाग्य है भारत का, भारत का दुर्भाग्य है। राष्ट्र विरोध आपको समझ में नहीं आता है, पार्टियों में बांट रहे राष्ट्र विरोध को। अरे तो सरहद पार से, एक मिनट शेखर कुमार जी, सरहद पार से कोई ऐसी तल्ख टिप्पणी दे जाए और आप उसे एक दफा उसके लिए बोल भी नहीं रहे हैं, और आपको यहाँ का मुद्दा, यहाँ की जीडीपी, यहाँ का विकास बड़ा सूझ रहा है। एक बार उनके लिए भी तो बोलिए कि नूरुल हुदा ने जो कहा है वो गलत कहा है। ममता बनर्जी तो उनके नक्शे कदमों पर चलती हुई नजर आ रही हैं, बेशक से ना हो, लेकिन उनके बयान तो नजर आ रहे हैं ना कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। एक बात बताइए, नूरुल इस्लाम का बयान याद आ रहा है? ट्रंप रोज बेइज्जती कर रहा है, ट्रंप रोज बेइज्जती कर रहा है, उस पर जवान कैसी बेइज्जती? नहीं कैसी बेइज्जती, कहाँ की बेइज्जती, कैसी बेइज्जती? ट्रंप रोज बेइज्जती करता है, कहता है आई कैन डिस्ट्रॉय हिज पॉलिटिकल करियर। वो हिम्मत नहीं है भारत को कि मेरा अमेरिका भारत को तोड़ने के लिए आएगा, ये हिम्मत नहीं है ट्रंप में। ट्रंप ने तो धन्यवाद अदा किया मोदी को, आपने बंगाल जीता, जबकि कोई भी विदेशी राज्य के चुनाव को धन्यवाद नहीं देता। इसमें भी बहुत बड़ी पॉलिटिक्स है। ट्रंप क्या है? ट्रंप हमारे राष्ट्र का नहीं है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।